जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं पंकज सिंह पवार ऑन बिहाफ ऑफ डीडीसी आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं जहां पे हम बहुत ही डिस्क्रीटली और इन डिटेल हम क्लोज क्वार्टर्स पे जाकर के चेक करेंगे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोनाउंस से। और आज का टॉपिक इसलिए हमारा प्रोनाउंस ही है, तो बिल्कुल लॉक हो जाइए अपनी स्क्रीन पे एंड गिव मी योर कंप्लीट अटेंशन। एंड आपको मैं लेके जाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो प्रोनाउंस से आए हैं और डेफिनेटली इट विल बेनिफिट इन योर जर्नी टूवर्ड्स योर एनडीए इंग्लिश प्रिपरेशन। तो पहले अगर बात करूं मैं प्रोनाउंस की, तो प्रोनाउंस के अंदर में ऑब्वियसली कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं क्लास में, जिसमें ग्रामर के रूल्स होते हैं, ग्रामर के डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या चीज़ जो है पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है। तो इन सारे प्रोनाउंस को हम पढ़ते हैं वहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कौन से प्रोनाउन का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है। इसके अंदर में कुछ कुछ फ्रेजेस भी आते हैं प्रोनाउंस के, हमें कुछ कुछ चॉइसेस भी लेने को पता लगता है कि बिटवीन का यूज़ कहाँ करना है और अमंग का यूज़ कहाँ करना है। एंड ऑल दीज थिंग्स हम समझते हैं और उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोनाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। तो जब भी सेंटेंस में आपको नाउन की जगह पे यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम की जगह पे प्रोनाउंस का यूज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि वहां पे कौन सा प्रोनाउन उसे रिप्लेस कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर जैसे कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए जैसे कि आपके आई, ही, शी, दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए आपके जैसे कि यू तो कॉमन रहता है, उसके अलावा देम, हिम, हर। तो ये जो है कुछ बेसिक थ्योरी मैंने आपको हल्की फुल्की बताई है और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हमने पिक करे हैं एनडीए इंग्लिश के लेवल के अनुसार। एनडीए इंग्लिश का जो लेवल है इट इज़ वेरी यू कैन से इट इज़ वेरी ट्रिकी। हर साल जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है बिकॉज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिक्स्ड या द यूपीएससी इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी पर्टिकुलर पैटर्न, तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। एंड हमारी इसमें जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बस इस तरीके से प्रिपेयर करें कि किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम उसके रूट पे ही समझ पाएं कि इसमें क्या मिस्टेक है और हम उसको करेक्ट कर पाएं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो मेरे पीछे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें कहती है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। If there is no error, choose no error। तो यानी कि ऑब्वियसली ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है जहां पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर इन देयर मार्केटिंग कैंपेन्स। ये है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस में हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डी पार्ट जो है हमारा वो नो एरर है और इससे आप समझ सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये सेंटेंस सही हो। तो अब इसको पढ़ने के बाद आई एम 100% श्योर कि जो हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रोनाउंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उन्होंने हमारे और भी सारे प्रोनाउंस पे वीडियोस देखे हैं और बहुत क्लोजली वो क्लोज क्वार्टर्स पे उन्होंने नाउन को पढ़ा है, तो आई एम 100% श्योर कि वो समझ चुके होंगे कि जो प्रॉब्लम है इट इज़ ऑब्वियसली इन पार्ट बी। पार्ट बी में प्रॉब्लम है आफ्टर वन अदर। सेंटेंस के अनुसार जो मार्केटिंग कैंपेन्स कंपनियां करने वाली हैं, मैं अगर हिंदी में बात करूं आपको हिंदी के लेवल पे लाके समझाऊं तो सेंटेंस हमें कहता है कंपनीज की बात करता है, जो कंपनीज जो है मार्केटिंग कैंपेन में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होंगी यानी कि आपस में कंपटीशन कर रही होंगी। तो जो उसके लिए फ्रेज का इस्तेमाल करा गया है आफ्टर वन अदर, ये प्रोनाउन की थ्योरी के अकॉर्डिंग टेक्निकली गलत है क्योंकि आफ्टर वन अदर जो आइडिया है हमारा कंपटीशन का और एक दूसरे को पुल करने का कंपटीशन में आगे पीछे, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एग्जैक्ट जो फ्रेज होता है वो होता है आफ्टर वन अनदर या आफ्टर ईच अदर। तो ये है इसका करेक्टिव जो हम मेजर लेंगे, ठीक है। तो दिस विल एक्चुअली एक्सप्रेस योर आइडिया बेटर। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ग्रामर के अंदर में तो उसके अंदर अपनी एक सेपरेट वोकैबुलरी होती है। जैसे अगर हम नाउन्स की बात करें तो उसकी एक अलग वोकैबुलरी है, उसके कुछ फ्रेजेस हैं। हम प्रोनाउंस की बात करें तो एज सच कोई वोकैबुलरी तो नहीं है प्रोनाउंस से रिलेटेड, लेकिन कुछ फ्रेजेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए या एक पर्टिकुलर भाव को एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उसका जो यूज़ है सेंटेंस में वो एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे कि हमको चाहिए। आप कैसे भी
कहीं से भी उठा के कोई भी फ्रेज कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे मुहावरे और लुकुक्तियाँ होती हैं। आप जब भी एक मुहावरा बोलते हैं या लुकुक्ति बोलते हैं तो आपका तात्पर्य जो होता है, जो आपका आइडिया होता है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ उठा के कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये जो फ्रेज है आफ्टर ईच अदर, इसका ही यूज़ होना था यहाँ पे, और जो हमारे यूज़र हैं उन्होंने यूज़ कर दिया आफ्टर वन अदर का, जो कि यहाँ के लिए इनएप्रोप्रिएट है या फिर यहाँ पे वो सूट नहीं कर रहा है। तो आई होप इसको देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे और उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो हियर वी हैव आवर अनदर क्वेश्चन। सेम चीज़ है, सेंटेंस पूरा दिया गया है आपको एंड तक। लास्ट वाला पार्ट नो एरर है, जो कि आपको डी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑप्शंस में, और पूरा का पूरा सेंटेंस ए और बी और सी पार्ट पे जो है ब्रेक डाउन कर दिया गया है। अब देखिए सेंटेंस हमें क्या कहता है। शी न्यू वेरी लिटिल अबाउट द मैन विद हु शी हैड प्रॉमिस्ड टू स्पेंड द समर। अब ये थोड़ा सा एलैबोरेटेड सेंटेंस है, तो मैं थोड़ा सा साइड में खिसक करके आप लोगों को सेकेंड्स दूंगा 10। देखिए हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू एक हल्का सा एक गेम खेलेंगे। आप लोग एक ऑप्शन पिक करेंगे, अगर आपको समझ में आता है प्रोनाउन का थ्योरी तब भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो जस्ट फॉर द गेम, एक प्लेफुल गेम की तरह आप एक अपना ऑप्शन पकड़ के बैठिएगा, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझाऊंगा, और बिल्कुल डिस्क्रीटली मैं आपको आपका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों हमने ये वाला पार्ट को क्यों चूज़ करा और इसमें क्या गड़बड़ है और हम इसे कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको देना चाहूँगा एग्जैक्टली 6 से 7 सेकंड का टाइम। प्लीज़ रीड दिस सेंटेंस। मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ और आप इसे देखिए और समझिए कि इसमें अगर आप इंडिया के पेपर में बैठते और एग्जैक्टली ऐसा या इससे कोई सिमिलर सेंटेंस आता तो आप क्या ऑप्शन लेते। प्लीज टेक अ लुक। ओके, सो आई होप आपने ये पूरा सेंटेंस पढ़ लिया है और अपने अपने ऑप्शंस ले लिए हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कि आपने क्या ऑप्शन लिया। आपने ए, बी, सी या डी में से कोई भी ऑप्शन लिया हो, पर टेक्निकली स्पीकिंग एंड टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इसको उस पर स्कैन या स्क्रूटनाइज करें सेंटेंस को, बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स पे इसको देखें, तो हमें रियलाइज होगा कि जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पार्ट में, जो कि है बी, अबाउट द मैन विद हु। और इसमें भी एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो है हमें हु से। अब मैं बताता हूं आपको क्यों। रीजन बीइंग, इस सेंटेंस में जब वो बात कर रही है, स्टार्टिंग से सेंटेंस बात करता है हमसे कि शी, यानी कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमारी वर्ब स्टार्ट हो गई, ये हमारा एडवर्ब हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब यहां से जो सेंटेंस बनने वाला है वहां पे हु का जो यूज है, यानी कि वो कह रहा है शी न्यू वेरी लिटिल अबाउट द मैन, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब जो अनदर क्लॉज हमारा जुड़ने जा रहा है, उस क्लॉज में हम बात उसी मैन की कर रहे हैं जो पीछे वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। और जब हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे सब्जेक्टिव यूजेज वाले प्रोनाउन कौन से हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव यूज वाले प्रोनाउन कौन से हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि सब्जेक्टिव वो जो कि वर्ब करेगा और ऑब्जेक्टिव वो जो वर्ब को बेसिकली फेस करेगा या उसको रिसीव करेगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हमारे आते हैं ही, शी, दे, और उसी कैटेगरी में एक और जो हमारा आता है वो आता है हु। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में आते हैं हमारे हिम, हर, देम और हुम। तो एस्पिरेंट्स, इसका आइडिया आप तब लगाइए जब आप बोल सकते हैं ही डिड हिज वर्क। क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ही डिड हिज वर्क। यहां पे जो हम बोल रहे हैं कि उसने अपना काम किया। इसी के रिप्लेसमेंट में जब हम हिम को यहां पे यूज करें तो हम बोलते हैं कि द वर्क was completed by him। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो काम है वो उसके द्वारा किया गया। तो यानी कि यहां पे हम उसको एज अ सब्जेक्ट बना के काम करवा रहे हैं उससे, और ऑब्जेक्टिव केस में हम बोल रहे हैं कि काम तो हुआ और किया गया उसके द्वारा। इसका एक छोटा सा बहुत फनी एग्जांपल जो मैं देता हूं अपने क्लासेस में, वो ये कहता हूं कि मान लीजिए आपके फादर ने एक नई बड़ी कार ली है और अब आप उस कार को
चुपके से चाबी अपने फादर की उठा के कार को घुमाने ले गए अपने शहर में और आपने एक्सीडेंट कर दिया है। एक्सीडेंट करने के बाद आप घर आए हैं और अब आपको अपने फादर को इन्फॉर्म करना है कि एक्सीडेंट हो चुका है। तो अब आप क्या बोलेंगे अपने फादर को कि मैंने अपनी गाड़ी को तोड़ दिया या गाड़ी मुझसे टूट गई। आई एम श्योर अगर आप पे थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस है, इमोशनल, और आपका IQ थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने गाड़ी तोड़ दी, बिकॉज उससे क्लियरली ये समझ में आएगा कि आपने वो एक्शन जानबूझ के किया। बट अगर आप ऐसा बोलते हैं कि वो काम मुझसे हो गया, यानी गाड़ी मुझसे टूट गई, तो उसका मतलब आप सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो गाड़ी की तरफ डाल देते हैं या उस टूटने की तरफ डाल देते हैं और अपने आप को बैकफुट पे रखते हैं। तो उसी केसेस को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से समझते हैं। अब जब इस सेंटेंस को हमने पढ़ा, कमिंग बैक टू द सेंटेंस, शी न्यू वेरी लिटिल अबाउट द मैन विद, अब यहां से आगे इस स्पॉट पे हमें चूज करना है कि हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे या सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और सेंटेंस पढ़ के हमें क्लियरली समझ में आ रहा है यहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे और यहां पे whom का इस्तेमाल होगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। इसको आप हमेशा इन सेंटेंसेस में देखेंगे और हमेशा चॉइस लेने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप जब भी आपका ऐसा सेंटेंस कोई बने और जहां पे आपको एक कंजंक्शन की तरह विद दिया हुआ हो या कुछ और कंजंक्शन दी हो और अगेन पीछे वाले ही किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पिक करके आगे कंटिन्यू करा हुआ हो, तो आप हमेशा ये देखिए कि आप यहां से सेंटेंस को ब्रेक करिए और इस स्पॉट पे आप हमेशा चॉइस दीजिए कि क्या मैं आगे आने वाली चीज को एक वर्ब के साथ पकड़ करके, जैसे अगली वर्ब है ये और ये, इनके साथ में मैं इसको एज अ हम वो ले लेते हैं, मतलब एक पर्सनल प्रोनाउन पिक कर लेते हैं। ही से यूज कर सकता हूं, हिम लगा सकता हूं, यहाँ पे शी लगा सकता हूं या हर लगा सकता हूं, यानी कि ही हैड प्रोमिस्ड या शी हैड प्रोमिस्ड हिम। ऑब्वियसली शी हैड, तो यहां पे ऑब्वियसली हिम की स्पेस बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस की, इसलिए हमने यहां पे whom का इस्तेमाल करना है, ना कि who का। और इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर थोड़ा सा आप लोगों को इसे पढ़ करके फील आ रहा होगा कि ये थोड़ा टेक्निकल है, बट ये इतना टेक्निकल नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बोली उनको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। आई एम श्योर आपको वो सब चीजें समझ में आएंगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शुरुआत हमने करी थी सेंटेंस को पढ़ करके। सेंटेंस हमारा था शी न्यू वेरी लिटिल अबाउट द मैन विद हु शी हैड प्रॉमिस्ड टू स्पेंड द समर। अब ये एक सेंटेंस कह रहा है कि उसने जो है उसके बारे में वो बहुत कम जानती थी। किसके बारे में? उसके बारे में। और ये जो उसके है उसी पे ये सेंटेंस बेस्ड है। विद हु, जिसके साथ, यानी कि जिसके साथ शी ने प्रॉमिस किया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आगे वाली वर्ब्स जो हैं वो शी पे बेस्ड हैं, यानी शी उसको परफॉर्म कर रहा है, तो रिसीव कौन करेगा? ऑब्वियसली ये वाली पोजीशन, यानी कि वो इंसान के लिए जो हमने प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है वो उसका रिसीवर है। शी हैड प्रॉमिस्ड टू स्पेंड, ये दोनों के दोनों वर्ब्स परफॉर्म कर रही है शी, तो यानी कि जो वो पर्सन है वो अब हु नहीं हुम से एड्रेस होगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। एंड आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने आपको बताई उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताया मैंने आपको, और मैंने आपको डायरेक्ट आंसर्स पे जाना भी बताया, और ये भी मैंने आपको बताया कि कंजंक्शंस पे ब्रेक करके हम सेंटेंस के पीछे आने वाली वर्ब्स को चेक करते हैं और देखते हैं ये परफॉर्म कौन कर रहा है। अगर इन्हीं वर्ब्स का परफॉर्मर ये खुद होता तो ये हु यहाँ पे ठीक था। हु प्रॉमिस्ड टू स्पेंड द समर विद हर, तो ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पे विद हर का इस्तेमाल नहीं है, तो हु जो है हमारा वो एक्चुअली में हु होना चाहिए। लेट्स गो टू अनदर सेंटेंस। आई एम श्योर इस सेंटेंस को पढ़ के आपको और एक्साइटमेंट फील हो रहा होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। एनडीए इंग्लिश की हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इन तरह के क्वेश्चंस को पढ़ के। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इट इज अगेन विद जो है यहाँ पे एक पूरा इंस्ट्रक्शन सेट है हमारे पास, दैट आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। सेंटेंस जो है हमारा वो ऑब्वियसली फिर दोबारा ब्रेक डाउन करा गया है कुछ पार्ट्स में, और उसमें हमें कुछ पार्ट्स में हमें जो है एरर्स हो सकते हैं, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके हमें मार्क करना है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ए जो है वो है नो एरर। फिर दूसरा है थैंक्स टू डेविड्स स्लिंगशॉट, बिग लक मेट हिज फेट, नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम। तो ये सारे जो है हमारे चारों पार्ट्स हमारे ऑप्शंस में गिवन हैं, और सेंटेंस कहता है नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम, फर्स्ट पार्ट कहता है। बिग लक हु मेट हिज फेट, ये सेकंड पार्ट कहता है। थैंक्स टू डेविड्स स्लिंगशॉट,
तो ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एनडीए इंग्लिश का लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके जो है आपको हिट करता है। तो अगेन वी विल प्ले द गेम। आप लोग ऑप्शंस लेंगे और अपने अपने हिसाब से जो आपको लगेगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर, और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी एक ऑप्शन आप जरूर सेलेक्ट करिए, ताकि हम उस पर जब हम डिस्कशन करें तो आपको फिर समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन मैंने क्या सोच के चूज करा होगा और एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन का क्या है। आई एम गिविंग यू स्ट्रेट 10 सेकेंड्स, प्लीज टेक योर ऑप्शंस। ओके एस्पिरेंट्स, आई होप आपने अपने अपने ऑप्शंस ले लिए होंगे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्कशन। सो लेट अस पिक द होल सेंटेंस। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑप्शंस जो है वो ले लिए हैं एंड करेक्ट आंसर जो है इसका वो है नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम, और जो एग्जैक्ट गड़बड़ है इसमें वो है सेम के साथ। सेम को यहाँ पे एक्चुअली में एज अ प्रोनाउन यूज करने की कोशिश की गई है फॉर बिग लग। बिग लग हम कहते हैं किसी भारी वस्तु को, भारी वस्तु यानी कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा भारी हो उसको हम जो है बिग लग कहते हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग, लेकिन जो प्रोनाउंस जानते हैं वो जानते हैं कि सेम का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता है। सेम कैन नॉट बी यूज एज अ प्रोनाउन इन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। आपको इस सेंटेंस में सेम को रखना ही नहीं चाहिए था और आपको सीधे बोलना चाहिए था नाउ इट्स रेफरिंग टू द बिग लग, यानी कि जब ऑलरेडी आप प्रोनाउन आपका नाउन वहां पे है तो आप प्रोनाउन को सेम लगा के क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक टेक्निकल एरर है और इसके साथ हमारा ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टू टेक। और अब आप देखिए कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करा था और उसमें आपको क्या गलती लगी थी। बट ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रोनाउंस कभी भी नहीं कहता है कि आप सेम को इस्तेमाल करें एज अ प्रोनाउन, वो भी जब ओरिजिनल जो नाउन है वो वहां पे हो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन एंड फाइंड आउट हाउ इंटरेस्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी। Okay, so the sentence says we thought there was a good idea to wear snow boots before we stepped out. Again another question, another options, same old story कि हमें जो है प्रॉब्लम फाइंड करनी है in any of the parts जो भी आपको लगे। So please take a look and please pick your choices. Okay aspirants, I hope आप लोगों ने अब तक अपनी मार्किंग्स कर ली हैं और सेंटेंस आपने 2-3 बार अच्छे से रीड करके अपना ऑप्शन मार्क कर लिया है। जिनको एक बारी में समझ में आ गया क्या आंसर है, जिनका इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छा है वो भी, और जो नए हैं हु आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन उन लोगों ने भी। तो पढ़ने के बाद एग्जैक्ट जो है वो समझ में आ रहा है कि ऑप्शन जो है करेक्ट वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, देयर वॉज अ गुड आइडिया। और इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया, यानी कि पहले तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड वर्ब आ गया, उसके बाद जब उसने गुड आइडिया का यूज करा यानी कि यहाँ पे उसने एक और नाउन चूज करा अपने सेंटेंस के लिए, तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे पोजीशन है यहाँ पे उसे प्रोनाउन का यूज करना चाहिए था, वो भी इंट्रोडक्टरी इट का, जो हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन इंट्रोडक्टरी इट। इट वॉज अ गुड आइडिया, देयर वॉज अ गुड आइडिया नहीं, इट वॉज अ गुड आइडिया, क्योंकि गुड आइडिया को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोनाउन के लिए इस स्पॉट पे। तो यहाँ पे देयर का इस्तेमाल नहीं, यहाँ पे जो गुड आइडिया यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन गुड आइडिया, इसमें कि गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे प्रोनाउन आना चाहिए था वो यहाँ पे पुट होना चाहिए था, बट इन्होंने देयर का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर आ गया। यहाँ पे बेसिकली इट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने इजी सेंटेंसेस हैं ये, और एनडीए इंग्लिश का यही लेवल है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली यही। अगर आप इसको सही से प्रिपेयर करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप एग्जाम में जाके कोई भी गलती करने वाले हैं। आई होप यू आर वेरी हैप्पी एंड बहुत मजा आ रहा है इसे करने में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी हाउ इंटरेस्टिंग दैट क्वेश्चन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा after a long and a fun-filled day, the children slept themselves peacefully. तो ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। मैं चाहूंगा आप लोग फटाफट से एक ऑप्शंस चूज कर लें। मैं आपको 7 से 8 सेकंड्स दे रहा हूं, प्लीज पिक योर ऑप्शंस। ओके, आई होप आपने ऑप्शंस पिक कर लिए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट टू द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
अब एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन इसका है कि जब हम नाउन्स पढ़ते जब हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो हमें बहुत से प्रोनाउंस बताए जाते हैं, जिसमें आते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। बट इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसमें हम बोलते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स, तो उनका इस्तेमाल जो है कुछ खास तरह की वर्ब्स के साथ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बोले शी एक्विटेड हरसेल्फ या दे रिस्पॉन्डेड देमसेल्व्स, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट है हमारा, उसने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करा, वर्ब उसने परफॉर्म करी, तो बेसिकली अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी वर्ब को रिसीव नहीं कर रहा है, वर्ब वापस से आके सब्जेक्ट पे ही टकरा रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रही है वापस सब्जेक्ट पे। ये कुछ खास तरह के वर्ब्स ही होते हैं। स्लीप इज नॉट अमंगस्ट दोस वर्ब, तो यानी कि स्लीप के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वाला सेंटेंस गलत है, यहाँ पे देमसेल्व्स का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट है और देमसेल्व्स को निकाल करके। And this was it for this question. Let's go to the next question and let's see how interesting that question is. Okay, so the question is saying my house is more spacious than my sister. ठीक है, sentence छोटा है, it will take you only 3 to 4 seconds to check your answer. Please have a look and pick your answer, pick your option. Okay, so I hope आप लोगों ने अपना ऑप्शन मार्क कर लिया है। My house is more spacious than my sister. अब गड़बड़ कहाँ है? मैं बताता हूँ आपको गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ है ऑप्शन नंबर डी, my sister। अब इसका एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि जब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मोर से हमें पता लग रहा है, स्पेशियस से हमें पता लग रहा है कि, और दैन से पता लग रहा है कि ये एक बेसिकली कंपैरेटिव सेंटेंस है। तो जब बात हो रही है कंपैरिजन की, तो हम हमेशा चेक करेंगे कि हमने जो दोनों जो पार्टीज रखे हैं कंपैरिजन के लिए, यानी कि दोनों जो हमने प्रोनाउंस रखे हैं वो किस तरह के हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है माई हाउस, उसमें जो माई है ये बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि ऐसा बोलना कि माई स्कूल इज बेटर, तो माई स्कूल यानी कि मेरा स्कूल, मेरा जो वर्ड है यहाँ पे एज एन प्रोनाउन वर्क कर रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं प्रोनाउन का कंपैरिजन, तो ऑब्वियसली वो प्रोनाउन ही से ही होगा। तो यहाँ पे जो सिस्टर आया है ये तो बेसिकली नाउन है। ये प्रोनाउन वर्जन क्या होगा इसका पोजेसिव प्रोनाउन वर्जन होगा सिस्टर्स। जैसे हम बोलते हैं माई स्कूल इज बेटर देन योर्स, यानी कि योर एस ऐड करके हम उसे योर को पोजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस वाज इट्स करेक्ट आंसर एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बने रहिए साथ में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अनदर क्वेश्चन, अनदर स्टोरी, सेम क्वेश्चन टाइप। वन शुड ऑलवेज कीप हिमसेल्फ कंपोज्ड इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ये एक तरह का बेसिकली सजेस्टिव सा सेंटेंस है। कोई एक जनरल जो सजेशंस चलते हैं कि ऐसे लेना चाहिए लाइफ में, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उस टाइप का ये सेंटेंस है। ठीक है, प्लीज रीड द सेंटेंस एंड पिक योर चॉइस। आई एम गिविंग यू 4 to 5 seconds. Please take a look. Okay, so I'm back and I hope by this time you must have taken your option. सेंटेंस में जो गड़बड़ है वो गड़बड़ स्ट्रेट अवे हमें पॉइंट आउट करती है इस हिमसेल्फ के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में आपको बताया कि जो हमारे प्रोनाउंस के जितने टाइप्स हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोनाउंस के जो टाइप्स हैं, उनके अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी आती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो हैं जहाँ पे जो नेचर ऑफ वर्ब है वो ऐसी है कि वो सब्जेक्ट से वर्ब परफॉर्म होती है, वो ऑब्जेक्ट तक ना जाके वापस आती है सब्जेक्ट के ऊपर ही। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट वर्ब और वापस से सब्जेक्ट, यानी कि वो वापस से सब्जेक्ट की ओर मोड़ देती है वर्ब को। ठीक है, बट उन वर्ब्स में कीप नहीं आता है, यानी कि कीप के बाद इसका इस्तेमाल गलत माना जाएगा। ठीक है, जो वर्ब्स हैं ऐसी जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है वो अलग हैं, कीप उसमें नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप
जो है ग्रामर में जब पढ़ते हैं प्रोनाउंस को, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल उन सही वर्ब्स के साथ ही हो जो कि अलाउ करती हैं फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे ही किसी वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए। तो जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, और गड़बड़ क्या है हमारी, हिमसेल्फ का यूज, द सुपरफ्लस यूज या सुपरफ्लस पोजीशन देना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देख रहे हैं आपके कितना इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। द मैनेजर सेड, inverted comma start, could you please confirm me whether you have received all the items that you had ordered, question mark, inverted commas closed। तो ये है हमारा सेंटेंस, थोड़ा लंबा है, किसी एक का स्टेटमेंट को उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करके दिया है। ऑप्शंस है हमारे पास 4 और इनमें से किसी में भी गलती हो सकती है। प्लीज मेक योर चॉइस वेरी क्लियर, सोच समझ के मार्क करिएगा। नहीं भी बिल्कुल कुछ सोचा समझा जा रहा हो फिर भी एक ऑप्शन जरूर दीजिएगा, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। ठीक है, प्लीज टेक योर टाइम। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 7 सेकेंड। ओके, आई होप आप लोगों ने ऑप्शंस अपने ले लिए हैं एंड इसको मैं आपको अगर स्ट्रेट अवे आंसर पे लेके जाऊं तो जो सही आंसर है इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गड़बड़ क्या है। गड़बड़ है इसमें मी का इस्तेमाल। मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन कैटेगरी का। ठीक है, तो यानी कि जब हम बोलते हैं कि हमें यानी कि जब हम बोलते हैं कि सेंटेंस जो है हमारा वो उसमें जो है एक पर्टिकुलर नाउन होगा और एक दूसरा नाउन होगा, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोनाउन होगा और एक दूसरा पर्टिकुलर प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन ए और प्रोनाउन बी। प्रोनाउन ए हमारे एक वर्ब को परफॉर्म करता है जिसको रिसीव जो करता है प्रोनाउन बी करता है, यानी कि सेकंड प्रोनाउन करता है। लेकिन जो हमारा प्रोनाउन उसको रिसीव करता है उसको अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसका नेचर हमें पता होना चाहिए। इस सेंटेंस में जो वर्ड है कंफर्म, कंफर्म जो है बाय द नेचर ऑफ दिस वर्ब इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मी। यानी कि आप कभी नहीं बोल सकते कि कुड यू प्लीज कंफर्म मी, नहीं, मी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कंफर्म की नेचर में नहीं है मी को अपना ऑब्जेक्ट बनाना। तो ये प्योरली एक ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस जो है वो होना चाहिए कुड यू प्लीज कंफर्म वेदर यू, आप सिर्फ कंफर्म कराओ, मी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो ये इसकी एरर थी एंड आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मी जो है हमारा यहाँ पे वो सुपरफ्लस है, यानी कि वो जबरदस्ती इंजेक्ट करा गया है सेंटेंस में। तो इतना बड़ा सेंटेंस लेकिन इतना छोटा सा एरर, तो आप समझ सकते हैं सेंटेंस पे मत जाइए, साइज पे मत जाइए, मोटिवेटेड रहिए। ये जितने भी सेंटेंस मैं आपको आज करा रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए और नेचर समझने की कोशिश करिए ग्रामर का, इंडियन इंग्लिश का नेचर, उसका जो डिजाइन है पूरा वो मैं आपको यहाँ पे ओपनली क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this question is the receptionist asked me who I wanted to meet in the office। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप चॉइस लेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हिंट देता हूं कि ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पीछे अभी करा हुआ है कंप्लीट, तो आप पीछे जा करके चेक भी कर सकते हैं और वहां से ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप हमेशा अपना आंसर मार्क जरूर करिए और बैठ करके बाद में जरूर देखिए कि आपने क्या आंसर मार्क किया था और क्या आंसर बेसिकली एग्जैक्टली निकला है, और उसे करेक्शन एंड एनालिसिस के टाइम पे बहुत क्लोजली देखिए, समझिए और उसे बाद में यूज करिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा इजी, क्योंकि हम ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो इसके लिए मैं आपको दूंगा 4 to 5 सेकेंड्स। ठीक है, प्लीज टेक योर पिक एंड प्लीज पिक योर आंसर। ओके, आई होप आपने अपना आंसर ले लिया है। तो सेंटेंस शुरू होता है द रिसेप्शनिस्ट से। ये हमारा यहाँ से एक पहला सब्जेक्ट मिल गया, आस्क्ड मी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट भी हमें मिल गया, यहाँ पे हमारा वर्ब मिल गया, ये हमारा सब्जेक्ट है ही, और यहाँ से नया क्लॉज स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही क्लॉज स्टार्ट हुआ हमने पीछे नेक्स्ट वाले क्लॉज के अंदर में जो वर्ब है वो देखी, वर्ब है मीट। अब आप ये देखिए कि जब वो बोल रहा है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, तो यहाँ पे अब जो ऑप्शन आएगा वो एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आएगा या फिर एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आएगा।
क्लियरली पढ़ के पता लग रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आएगा, बिकॉज ये जो वांटेड है और ये जो मीट है ये इस मी के लिए लगा हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में इस जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा कि हम किसको मिलना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट हमने बोला कि कौन आपसे मिलना चाहता है, नहीं किसको आप मिलना चाहते हैं। तो किसको आप मिलना चाहते हैं की जगह पे हु नहीं लग सकता, यहाँ पे हुम का ही इस्तेमाल होगा। ये इतना आसान है। बहुत बार बहुत सारी क्लासेस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं, हु कैसे चूज़ करूँ, हूँ कैसे चूज़ करूँ। इट इज़ वेरी इजी। आप सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज पढ़िए, पूरा समझ में आएगा, उसमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट में जैसे ही हम जाते हैं हमें देखना है कि नेक्स्ट में जो वर्ब्स हैं उन्हें कौन परफॉर्म कर रहा है। अगर उन्हें परफॉर्म कर रहा है वही इंसान, वही बंदा जिसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज होने वाला है, तो डेफिनेटली वहाँ पे यूजेज जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव का। लेकिन अगर वो उन सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर क्लॉज में आने वाली वर्ब्स का रिसीवर है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करिए। आप हुम का इस्तेमाल करिए, देम का इस्तेमाल करिए, हिम का इस्तेमाल करिए और हर का इस्तेमाल करिए। आप ही, शी, इट या दे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत ईजी है एंड आई एम 100% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे अब अपने प्रोनाउंस को लेकर के। एंड अभी काम खत्म नहीं हुआ है एस्पिरेंट्स, वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, here we have our next question. The question is that everybody was present at the coronation of the king except he. ठीक है, जो सेंटेंस है वो एक फिक्शनलाइज्ड लाइन पिक है कहीं से और उसका ब्रेकडाउन है। एंड सेंटेंस आपके सामने, आई एम 100% श्योर आपको पढ़ करके कुछ तो फीलिंग आ रही होगी कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ गेम, इट्स जस्ट अ प्ले। आप कुछ भी पिक करिए और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसमें 4 से 5 सेकंड काफ़ी होंगे। सो प्लीज़ टेक योर पिक एंड पिक योर ऑप्शंस। ऑलराइट, सो आई होप कि सब लोगों ने मार्किंग कर दी है। अगर मार्किंग कर दी है तो आप बहुत ध्यान से, आई वुड लाइक टू हैव ईच एंड एवरीबडीज अटेंशन ओवर हियर। सेंटेंस कहता है एवरीबडी वाज प्रेजेंट एट द कोरोनेशन। एवरीबडी इस बार हमारा प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। वॉस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट जो है हमारा वो हमारा वर्ब है और स्टेट वाला बेसिकली वर्ब है। और एट द कोरोनेशन, ये हमारा जो है एट द कोरोनेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ करा गया है और यहाँ पे हमारा एक और कोरोनेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करा गया है। ऑफ द किंग, एक और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे, किसका, किंग का कोरोनेशन में, एक्सेप्ट ही। अब अगेन यहाँ पे ही जो है प्रॉब्लम है। ही जो है हमारा, क्या ये ही यहाँ पे ठीक है? क्या यहाँ पे जो वर्ब जो है वो इस ही से काम करवा रही है या इस ही पे परफॉर्मेंस अपना कर रही है? ये चेक करना है हमें। हमने सारी की सारी वर्ब चेक करी। प्रेजेंट जो है वो एवरीबडी के लिए है, फेयर इनफ। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसी वर्ब नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है जो ही परफॉर्म कर रहा है। तो यानी कि 100% श्योर है यहाँ पे ये ही वर्ब परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है वर्ब, और वो वर्ब है प्रेजेंट वाली जो एवरीबडी ने की है। तो यानी कि ही जो है, ही की जगह पे हिम का इस्तेमाल बहुत सही होना चाहिए था, हिम। ठीक है, और अगेन इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, जो था सेंटेंस में हिम, ही, और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो कि हिम है, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ही की इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए कितना सिंपल है, बस हमें सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि क्या जो ऑब्जेक्ट है वो असली में ऑब्जेक्ट है या कोई और वर्ब ही ये परफॉर्म कर रहा है। अगर यही कोई और वर्ब परफॉर्म कर रहा होता तो ये ही यहाँ पे बिल्कुल ठीक था, बट यहाँ पे ये खुद जो है प्रेजेंट वाली वर्ब्स के ऑर्डर फॉलो कर रहा है और इस वर्ब को ये परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हिम होना चाहिए था। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है हमारी एनडीए इंग्लिश की जर्नी में हमने फेस करा। ठीक है, तो ये जो वीडियो था इसमें हमने 11 क्वेश्चंस फेस करे और इन 11 के 11 क्वेश्चंस को मैंने और आपने मिल करके करा। हर एक ऑप्शंस हमारे जो थे हमने उनको एक्सप्लेन करा, उनको समझा, हमने क्यों आंसर पिक करा उसको डिटेल स्टडी पे लाए हम,
और इसके वजह से हमने समझा कि प्रोनाउंस के जो जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी हु लगेगा या हुम लगेगा, ही लगेगा या हिम लगेगा, इन सारी बेसिक चीज़ों को देखा। कैसे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की केस को हम समझते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की केस को हम समझते हैं। तो ऐसे करते करते हमने ओवरऑल जो है पूरा इसको समझा है आज, जो कि आई एम 1000% श्योर कि आप अगर इस वीडियो को ओवर एंड ओवर अगेन बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, इसी तरीके के और सारे वीडियोस हम लेकर के आने वाले हैं अपनी डीडीसी चैनल में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज लीव अ कमेंट बिलो अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, और हमारे साथ बने रहिए। एनडीए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जीएटी में। उन 50 क्वेश्चंस में अगर आप 45 से के आसपास क्वेश्चंस करते हैं, मैं 50 पूरे नहीं बोल करके 45 बोल रहा हूँ, अगर 45 क्वेश्चंस आप करते हैं और उसमें 40 के आसपास भी आपके क्वेश्चन सही आते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आपका जीएटी को बहुत बड़ा एक एड मिलेगा, एक हेल्प मिलेगा क्लियर करने के लिए। एंड ऑल इन ऑल आई वांट टू से दैट अगर आप एनडीए इंग्लिश के थ्रू अपना जीएटी क्लियर करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान जब आप अपनी आप इंग्लिश इन्हांस करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो पर्सनालिटी एनहांस होती है, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा, वो डेफिनेटली आपको एसएसबी में और ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो प्लीज़ टेक योर एनडीए इंग्लिश वेरी वेरी सीरियसली और बने रहिए हमारे साथ। हम और हमारी पूरी टीम डीडीसी की आपके साथ हमेशा, आपके साथ हर कदम पे आपके साथ है, आपको हेल्प करना चाहते हैं हम लोग। एंड थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ stay tuned to our channel and subscribe to our channel and please wait for our next video. Thank you very much. Jai Hind.